हेलो प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री अरविंद एकेडमी में। और आज जो मैं कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ वो क्लास 9 से है, ग्रेविटेशन टॉपिक के ऊपर। ग्रेविटेशन बच्चों एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें मैक्सिमम बच्चों को डर लगता है। उसका रीजन ये है कि ये है एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट और फिजिक्स में होते हैं न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल से बच्चे दूर जाते हैं। ठीक है, तो लेक्चर पूरा देखना, बहुत ही आसान है। ग्रेविटेशन ज़्यादा टफ नहीं है। इसमें मैं सारे इसके यूनिवर्सल लॉ आपको बताऊंगा, इसमें इसके जो भी फॉर्मूलाज हैं वो ड्राइव करवाऊंगा, ऐसा यूनिट्स बताऊंगा। तो वीडियो पूरा देखना, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन, देखो बच्चों, ग्रेविटेशन जो वर्ड है, ग्रेविटेशन का मीनिंग क्या होता है? तो ग्रेविटेशन जो है, ग्रेविटेशन एक ऐसा फोर्स होता है जो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाती है। मतलब जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जिसकी वजह से वो चीज एक अपने पोजीशन में स्टिल है, रखी हुई है, तो उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। अच्छा, ग्रेविटेशन फोर्स ही एक ऐसा फोर्स है बच्चों जिसके वजह से जो सन है ना, वो सोलर सिस्टम में बाकी प्लेनेट मतलब रिवॉल्व कर रहे हैं। जो सन है वहां पर है, बाकी प्लेनेट इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। उसका रीजन भी क्या है? यही हमारा ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन जो वर्ड है, इसको सबसे पहले किन्होंने डिस्क्राइब किया था? तो वो साइंटिस्ट थे न्यूटन। न्यूटन सर ने सबसे पहले ग्रेविटेशन वर्ड को डिस्क्राइब किया था, और उन्होंने ही बताया था कि ग्रेविटेशन जो है वो कैसा फोर्स है, ये एक्चुअल में कैसे लगता है। तो आप लोगों ने वो स्टोरी तो एक सुनी होगी ना उनकी, कि एक बार वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो एक एप्पल गिरा, तो उनके माइंड में ये क्वेश्चन स्ट्राइक हुआ कि ये एप्पल जो है वो नीचे ही क्यों गिरा, इधर उधर क्यों नहीं गया। ठीक है, तो वहां से इन्होंने उसके बाद जो ग्रेविटेशन टॉपिक है उसके ऊपर पूरा स्टडी करना स्टार्ट किया। अब फिर जाकर हमें मिला कि हाँ, एक्चुअल में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। तो इसका मतलब कई बच्चे सोच रहे होंगे, तो हमारे घर में अगर दो चेयर रखा है तो क्या उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? हाँ जी, बिल्कुल उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अच्छा, अगर वो वहां है तो वो दोनों पास क्यों नहीं आते? उसका रीजन ये है कि वो दोनों इसलिए पास नहीं आते क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है, बहुत छोटे स्केल पे होता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटी, जो न्यूटन सर ने बताया था। देखिए, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखिए, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने ये बताया कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूं, ए मान लिया, ठीक है, और सेकंड ऑब्जेक्ट लिया हमने, वो है बी, तो इसका जो मास होगा, उसके मास को, मास हमने मान लिया एम ए, मास ऑफ ए, और इसके मास को मास ऑफ, ये हो गया हमारा बी, मास ऑफ बी। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया था न्यूटन सर ने यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटी में? क्या बताया इन्होंने? ये बताया कि जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं, इनका जो मास होता है और उसके मास का जो प्रोडक्ट होता है, जो दो ऑब्जेक्ट हैं, एक m1 एक m2 या ma mb, इनका जो मास का प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे फोर्स के। यानी कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो जो फोर्स है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma इंटू में mb। ये क्या है बच्चों? ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, यह है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इन्होंने ये भी बताया था कि इसके बीच का, मतलब ये यहां से यहां, ये जो है डिस्टेंस, वो डिस्टेंस जो होता है वो फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब 1 में डिस्टेंस के स्क्वायर के, जो फोर्स होता है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगर हम इन दोनों को, अच्छा ये यहां पर भी लिख देता हूं कि जो फोर्स है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
ठीक है, वो फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर इक्वल रखते हैं, दोनों को इक्वेट करते हैं, तो देखिए क्या आएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MA MB। बच्चों ये ध्यान से देखना, क्योंकि ये जो है पूरा डेरिवेशन आपके एग्जाम में पूछता है, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी को डिराइव करो और इसको डिफाइन करो, ठीक है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस के स्क्वायर के। अब ये देखिए, इसके बाद अगर मैं फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हमारा ये होता है अगर हम यहां से इक्वल लगाते हैं, तो जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो वहां पर क्या लगता है, एक लगता है कांस्टेंट। जब इक्वल में चेंज करते हैं तो यहां पर जो कांस्टेंट आया वो आया कैपिटल G, और ये सेम हो गया MA MB बाई D स्क्वायर, ठीक है। आई होप इतना सबको समझ में आएगा। दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। न्यूटन सर ने बताया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी के अकॉर्डिंग कि 2 मास, अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया A, सेकंड लिया B, और जो मास MA है और मास MB है, यहां पर जो फोर्स लगेगा वो इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। इनके प्रोडक्ट के मासेस के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, और फिर यहाँ पर जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है। अब इन दोनों को यहाँ से इक्वेट कर दिया और फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, जो कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, G है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब आगे देखिए, ये फॉर्मूला आ गया, F इक्वल्स टू G M A M B बाय D स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर जो G है वो क्या है, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू, अगर ये कांस्टेंट है मतलब इसकी वैल्यू, इसकी एक फिक्स वैल्यू होगी, और वो जो फिक्स वैल्यू होती है वो होती है कैपिटल G की वैल्यू 6.673 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये होती है इसकी SI यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। पर कई बार ये बच्चे इसका SI यूनिट ही भूल जाते हैं, ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूं कि कैसे हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको, देखो, एक तो फिजिक्स में एक बात याद रखना कि कभी भी अगर आपको SI यूनिट किसी का याद करना हो तो कभी भी याद मत करना, अगर आपको उसका फॉर्मूला याद है वहां से सीधा उसको ड्राइव कर लो, बहुत आसान होता है। आप लोग अगर कमेंट में मुझे बताओगे तो मैं सब की जितने फिजिक्स में ये फॉर्मूलेस होते हैं मैं उन सब का आपको बता दूंगा कि हम SI यूनिट कैसे ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं इसका भी यहाँ पे ग्रेविटेशन का बता रहा हूँ कि कैसे हम ड्राइव कर सकते हैं। इसका ऐसे फॉर्मूला लिखा हुआ है, फोर्स इक्वल्स टू GM A M B बाय D स्क्वायर। अब देखिए, अब हमें इसका निकालना है, किसका, ग्रेविटेशन का निकालना है। तो इसको ग्रेविटेशन के अगर टर्म्स में चेंज करोगे बच्चों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये बन जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F D स्क्वायर, और यहाँ पर इक्वल्स टू में GM A M B। इसके बाद अगर यहाँ से G हम रखते हैं तो ये इधर इसके डिवाइड में, मतलब कि फॉर्मूला बेसिकली बना क्या है, G इक्वल्स टू F D स्क्वायर बाय MA M B, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखिए, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, फोर्स का होता है न्यूटन, डिस्टेंस का क्या होता है, डिस्टेंस का होता है मीटर, और यहाँ पर कितने डिस्टेंस है, डिस्टेंस का स्क्वायर है ना, तो हम भी क्या कर देंगे, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया ये मीटर स्क्वायर। नीचे क्या है, मास, मास का क्या होता है केजी, और केजी कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो केजी 2 टाइम्स है तो हो गया अपॉन में केजी स्क्वायर। अब यहाँ से इस केजी को बच्चों ऊपर लेके जाओगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, दैट्स ऑल। ये था इसका SI यूनिट, हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसको एक बार अपनी नोटबुक में करके देखिए, बहुत ही सिंपल है, सबको समझ में आएगा। ओके, ऑलराइट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम ले रहे हैं एक्सीलरेशन
ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या मतलब है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर वर्क कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है तो कहीं ना कहीं वहां पर एक एक्सेलरेशन भी है जो उस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। अगर वो वहां पर कांस्टेंट था, जैसे कैपिटल जी जो है वो अगर कांस्टेंट है, इसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर वहां पर कैपिटल जी जो है अगर वो कांस्टेंट है, कहीं ना कहीं स्मॉल जी भी अर्थ के ऊपर कांस्टेंट होगा, इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। तो हम वही अब यहाँ पर प्रूफ करने जाएंगे कि वो एक्चुअल में कितना होता है, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो एग्जांपल ये हमने, ये अर्थ है, इसका मास ले लिया मैंने कैपिटल एम, मास ऑफ अर्थ, राइट। अब इसके ऊपर मैंने यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है जिसका मास है स्मॉल एम और इसका नाम हम रख दिया मान लो राम, ठीक है। तो ये यहां से मतलब इस पर्सन से और इस अर्थ के सेंटर तक का ये क्या हो गया, रेडियस हो गया, जो कि ये क्या है, इसका डिस्टेंस है। अगर बच्चों ये इसका डिस्टेंस है तो इसके लिए यहां पर फोर्स क्या अप्लाई हो रहा है, जी एम मास ऑफ अर्थ इंटू में स्मॉल एम जो आर है राम का, अपॉन में आर अगर इसको आपने कंसीडर किया है तो ये क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर। सेम ये हो गया फोर्स जो लगा राम के ऊपर। सेम अगर यहाँ पर दूसरा पर्सन खड़ा है, ठीक है, इसका मास हमने ले लिया स्मॉल एम और इसका नाम रख दिया हमने श्याम, तो मास ऑफ श्याम। अब सेम इसके लिए भी यहाँ पर आर होगा, तो फॉर्मूला जो यहाँ पर फोर्स लगेगा वो क्या बनेगा, जी मास ऑफ अर्थ इंटू में स्मॉल एम एस बाय आर, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। आई होप इतना सबको समझ में आ गया। अब इसके बाद अगर इन दोनों में आप देखो तो दोनों के अंदर क्या है जो कांस्टेंट है, ये और ये, यहां पर इसको यहां लिख, अरे यार इससे लिख देते हैं, यहां पर ये हो गया आर स्क्वायर, ठीक है। और ये देखिए इसके अंदर यहां से ये भी आपको कांस्टेंट दिख रहा होगा और ऊपर में ये कांस्टेंट दिख रहा होगा, तो दोनों में ये चीज कॉमन है। अगर ये कॉमन है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कैपिटल जी एम ई बाय आर स्क्वायर है यही क्या है, यही है हमारा स्मॉल जी। इसको हम स्मॉल जी एज अ कांस्टेंट पूरे टर्म्स को मान सकते हैं, ठीक है। और यही स्मॉल जी क्या होता है हमारा, ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यही क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आई होप ये सबको समझ में आया होगा। और अच्छा, उसमें जैसे कि आपने ये देखा था कि कैपिटल जी की वैल्यू फिक्स होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। वैसे यहाँ पर जो छोटा जी यानी कि जो स्मॉल जी है इसकी वैल्यू फिक्स होती है और इसकी वैल्यू कितनी होती है, वो है हमारा 9.8। अच्छा, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, एनी आइडिया? इसका ऐसा यूनिट होगा, ये भी क्या है, एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता था बताओ। देखिए अगर भूल गए हो तो जो हमारा एक्सेलरेशन है इसका फॉर्मूला क्या होता था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो मतलब वेलोसिटी अपॉन में टाइम, तो ये जो वेलोसिटी है इस वेलोसिटी का भी ऐसा यूनिट था, वो था हमारा मीटर पर सेकेंड, इसको इनवर्स लगाते मीटर पर सेकेंड। और यहां पर क्या है, ये टाइम, ये भी सेकेंड। अब ये भी सेम ऊपर जाएगा तो क्या बन गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया ना, क्योंकि ये भी ऊपर गया, ये भी नेगेटिव बन जाएगा और ये भी नेगेटिव, और जब बेस से मतलब पावर्स ऐड हो जाती तो ये क्या हो गया -2, तो ये आ गया। वही सेम यहाँ पर एक्सेलरेशन का था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया आंसर। आई होप बच्चों ये सभी को समझ में आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा और नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए, ताकि मैं उसके ऊपर फिर वर्क कर सकूं, ठीक है।